बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने आज जिस सबक को पढ़ना है वो है आलूदगी का जहर। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14, जिसको आप आज दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी सबक नंबर 14.2। इस सबक में आज आप जो चीज़ें सीखेंगे वो कुछ इस तरह से होंगी। सुनी हुई चीज़ों की तफहीम कर सकें यानी अगर आप कहीं से कोई वाक़या, कोई कहानी सुनते हैं तो उसको समझ सकें, उसको जहन में बिठा सकें उसी तरह से जैसे आपने उसको सुना है। इसके साथ ही साथ किसी तकरीर को सुनकर उसके अहम निकात लिख सकें। आपको पता हो कि तकरीर किस मौजू पर की जा रही है, उसके अहम निकात क्या हैं, आप उसको समझें और उसको अहम निकात की सूरत में, पूरी तकरीर नहीं बल्कि उसके जो अहम निकात हैं, जो बातें काबिल गौर हैं, उनको आप लिख सकें। इस पे आज हम काम करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा ले। ये एक दुआ है जो अल्लाह ताला से मांगी जा रही है कि अल्लाह ताला हिकमत यानी दानाई और अकल अता फरमाए और अल्लाह ताला नेक लोगों में शुमार फरमा ले। ऐसे लोग, नेक लोग कौन से लोग होते हैं? आपके ख्याल में नेक लोगों की कौन सी खूबियाँ होती हैं? जी, वो दूसरों के साथ अच्छाई वाला मामला करते हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते हैं। दुनियावी जो मामलात होते हैं उनमें किसी तरह की धोखाधड़ी, झूठ, फ़रेब उसका सहारा नहीं लेते। शाबाश। तो आप भी कोशिश करें कि एक तो अमलन ऐसी चीज़ें करें और दूसरा अल्लाह से ऐसी दुआएं भी मांगे। ठीक है, हम करेंगे दोहराई। आपको पता है ना दोहराई हम किस चीज़ की करते हैं? उन हासिलात ताल्लुम की, उन चीज़ों की जो इससे पहले हम कर चुके होते हैं, या उस सबक की, उस मतन की जो उससे पहले हमने पढ़ा होता है। तो आज हम दोहराई करेंगे। कवायद इंशा के कवायद के हवाले से आपने फ़ेल को फ़ाइल और मफ़ूल की मुताबिकत से इस्तेमाल करना है। चंद जुमले आपके पास लिखे हुए हैं, जैसे हाशिम जाता जाता रुक गया। क्या तुमने लस्सी पिया? क्या तुमने लस्सी पिया? अब आपने देखना है कि इसमें मफ़ूल या फ़ाइल क्या है और उसमें उसके साथ फ़ेल कौन सा इस्तेमाल किया है। मैंने बड़ी बड़ी छलांगें लगाई। गौर कीजिएगा, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? ये और इस तरह के दीगर जुमले जो आपकी मुअल्लिमा भी आपको दिखाएंगी कि जिसमें आपने फ़ेल को फ़ाइल और मफ़ूल की मुताबिकत से इस्तेमाल करना है। अगर वो गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी दुरुस्ती करनी है, और अगर वो नामुकम्मल है तो आपने उसको मुकम्मल करना है। तो आपने इस तरह की सरगर्मी करके जल्दी से दोहराई कीजिए। फिर हम देखेंगे कि आज हम कौन सा काम सीखने जा रहे हैं। उसके वीडियोस रोकिए और दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो आप सबने कर ली होगी। पढ़ने से पहले कि एक और छोटी सी सरगर्मी करते हैं। चंद सवाल आते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके आपने मुझे जवाब आते हैं। जैसे आलूदगी क्या होती है? आप में से किसी ने आलूदगी का नाम सुना है? कोई वाकिफ़ है इस लफ्ज़ से, आलूदगी से? जी, शाबाश। गंदगी को, जो हमारे इर्द गिर्द आलाइशें बिखरी हुई होती हैं, धुआं होता है, बदबू होती है, शोर होता है, इस सब को आलूदगी कहते हैं। शाबाश। आलूदगी कितनी किस्म की होती है? अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हर वो चीज़ जो आपके जहन पे, दिमाग पे, जिस्म पे, आपके जिस्मानी आज़ाब पे ज़ाहिरन और अंदर के तौर पे, अंदरूनी तौर पे बुरे असरात डाले, उसको हम आलूदगी की ज़ैल में शामिल करते हैं, उसको हम आलूदगी कहते हैं। अब आपने सोचना है कि आलूदगी कितनी किस्म की होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगती हैं, आपकी सेहत को मुतासिर करती हैं, तो आपने उसका लिखने बताना है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि क्या आलूदगी के हम पर कुछ असरात भी होते हैं अच्छे या बुरे? हाँ जी, अच्छे तो नहीं हो सकते। आलूदगी जो हुई, गंदगी जो हुई, तो उसके अच्छे कैसे होंगे? अब आपने फिर दोबारा से क्या करना है, वीडियो को यहीं पर रोकना है और इन सवालात को आपने किस तरह से समझा, आपका इस पर क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, वो आपने अपनी मुअल्लिमा को बताना है। जी, यकीनन आपने बता दिया होगा और इससे आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हम आज क्या काम करने जा रहे हैं। आज हमने जो काम करना है वो है सबक आलूदगी के जहर का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? बुलंद खानी करेंगे। ठीक है, हमारे सबक के सबसे पहले जो ख़ास अल्फाज हैं वो देख लेते हैं। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी एक मसले के तौर पर यहाँ पे अल्फाज दिखाई नहीं दे रहे। ख़ास अल्फाज आप अपनी किताब में से इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है,
کتابیں کھول کے آپ اپنے سامنے رکھیے تاکہ ہم اس کے جو متن ہے اس کی پڑھائی کریں. میں سب سے پہلے آپ کے لیے پڑھوں گی اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. پچھلے چند روز کی طرح آج بھی انورل کے سر میں شام سے ہی درد تھا. وہ بہت چڑچڑی ہو رہی تھی. بات بات پر بہن بھائیوں سے الجھ پڑتی. کچھ دیر تو امی خاموشی سے دیکھتی رہیں لیکن آخر کار ان سے رہا نہ گیا اور انورل سے کہنے لگی, انورل بیٹا, آج سے پہلے تمہیں کبھی اس طرح بہن بھائیوں سے جھگڑتے نہیں دیکھا. آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنی چڑچڑی ہو رہی ہو؟ مسلسل کئی دن سے میں تمہیں اس طرح دیکھ رہی ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں امی, انورل نے بہت اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا. امی حیران رہ گئیں کیونکہ انورل بہت باادب اور تمیزدار بچی تھی. انہوں نے انورل کے ماموں کو فون کر کے گھر بلایا. انورل کے ماموں شہر کے ایک بڑے اسپتال میں ماہر نفسیات تھے. اگلے دن جب ماموں آئے تو خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد امی نے اپنی پریشانی کا ذکر انورل کے ماموں سے کیا. ماموں نے کہا, آپا, دراصل معیار زندگی کو بہتر بنانے کی دوڑ میں جو کاوشیں ہم کر رہے ہیں ان کے ماحول پر بہت بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جنگلات کا خاتمہ, آبادی کا بڑھنا, غذائی اجناس کی کمی کو پورا کرنے اور فصلوں کو تیزی سے بڑھانے کے لیے مختلف کیمیائی کھادوں کا استعمال, یہ تمام چیزیں مل کر صحت پر برے اثرات مرتب کر رہی ہیں. امی کہنے لگی, ارے لیکن اس کا انورل سے کیا تعلق؟ ماموں نے کہا, آپا, آلودگی خواہ کیسی بھی ہو اس سے انسانی صحت متاثر ہوتی ہے. موٹر سائیکل, کاروں, ریل گاڑیوں, کارخانوں, مشینوں کی آواز, ہوائی جہاز اور بے ہنگم ٹریفک سے پیدا ہونے والا شور انسانی صحت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے. شور کی آلودگی سے طبیعت میں چڑچڑاپن, سر درد, تھکاوٹ, ڈپریشن اور بہرا پن بڑھ رہا ہے. اجناس پر کیڑے مار ادویات کا سپرے خون کی کمی کا باعث بن رہا ہے. پلاسٹک پیکنگ, گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں دمہ, ٹی بی اور الرجی جیسی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے دیکھا ماہر نفسیات. آپ میں سے کوئی بچہ جانتا ہے کہ ماہر نفسیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, ہماری پسند ناپسند چیزوں کو کس طرح سے برداشت کرنا ہے, کس طرح سے ان پہ رد عمل کا اظہار کرنا ہے, یہ وہ تمام چیزیں جو ہماری نفسیات کا حصہ ہیں, ہماری شخصیت کا حصہ ہیں, جس کو ہم نفسیات کہتے ہیں. نفسیات کو پہ بات کرنے کے لیے اگر آپ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں, اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک جو ماہر شخص ہوتا ہے اس کو ماہر نفسیات کہا جاتا ہے, جو دراصل ہمارے ذہنی طور پہ اگر ہم کسی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں خدا نہ خواستہ, یا ہم کسی الجھن اور پریشانی کا شکار ہیں, تو وہ اس کا علاج بتاتے ہیں, اس کا حل بتاتے ہیں. خیر و عافیت, بالکل خیریت سے رہنا, کاوشیں, کاوش کی جمع ہے, اور کاوش کس کی جمع ہے؟ کوشش کی. ٹھیک ہے, کوشش. بھیانک, بہت برے, خوفناک, بہت خوفناک. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو مختلف آلودگی کے جو اثرات ہیں وہ بتائے گئے ہیں. اسی میں ہے اسموک. دراصل دھند اور دھوئیں کی آمیزش سے بنتی ہے. کس کس سے بنتی ہے؟ دھند سے اور دھوئیں سے. اور اسموک کی جو اصطلاح ہے یہ دھند سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسموک کی اصطلاح عام طور پر جنوبی پنجاب میں اور لاہور کا جو شہر ہے, ضلع ہے, اس میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے. وہ لوگ جو پنجاب کے ان علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں نسبتاً وہاں رہنے والے ہیں, وہ اسموک سے اس طرح سے واقف نہیں ہے جس طرح لاہور میں اور جنوبی پنجاب میں رہنے والے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ دھند اور دھوئیں کی آمیزش سے بنتی ہے, اور سردیوں میں بنتی ہے کیونکہ اس وقت آپ کا جو درجہ حرارت ہے اس کی وجہ سے بنتی ہے. اور دھواں کہاں سے آتا ہے؟ ایک تو وہ دھواں جو پورا سال کارخانوں سے, فیکٹریوں سے, بھٹوں سے نکلتا ہے اور خلا میں معلق ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان دنوں میں جب گندم کو جلایا جاتا ہے اور منجی کو, یعنی چاول کی جو فصل ہوتی ہے, اس میں سے چاول نکال لینے کے بعد اس کا باقی جو گھاس پھوس ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے, تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ اور دھند مل کے درجہ حرارت کے ساتھ مل کے جس وقت وہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ موٹی سی وہ اس کی ایک تہ بن جاتی ہے, تو اس کو ہم اسموک کہتے ہیں. اور یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اب آپ میں سے وہ بچے جو جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, اور وہ بچے جو لاہور میں رہتے ہیں, وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جب اسموک کا دور آتا ہے, وہ دن جب اسموک پھیل جاتی ہے تو کتنی زیادہ اس کے کتنے خطرناک اثرات ہوتے ہیں.
चंद बरसों से पाकिस्तान का शुमार भी स्मोक से मुतासरा ममालिक में किया जा रहा है, ताहम इससे पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। किस तरह से कि आपको सबसे पहले आँख की बीमारियाँ हो जाती हैं, आँखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, गले ख़राब हो जाते हैं, आपके सांस में मसला होता है, आपको जिल्द की बीमारियाँ होती हैं, और ये सब किस वजह से होता है? स्मोक की वजह से। ठीक है, आज आपने इस सबक में बहुत से आलूदगी की अक़साम के बारे में पढ़ा, जिससे जैसे गाड़ियों से निकलने वाला या बहुत ज़्यादा जो हमारे इर्द गिर्द शोर होता है, वो हवाई जहाज़ का शोर हो गया, रेल गाड़ी का शोर हो गया, ये आलूदा कर रहा है माहौल को, गंदा कर रहा है, उसमें गंदगी गलाजत बिखेर है। इसी तरह से शोर की आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? चिड़चिड़ापन, थकावट, डिप्रेशन, हर वक्त उकताए रहना, चिड़चिड़ेपन का शिकार रहना। अच्छा, उसके बाद है अजनास पर जो हम कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करते हैं, बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जो हमारी फसलें हैं, जो हमारे फल होते हैं, उनके जो दरख्त होते हैं, उन पर जब फल लगता है उस पर कीड़े और सुंडियाँ हमला कर देते हैं। तो उन सबको उनसे बचाने के लिए, अच्छी फसल हासिल करने के लिए किसान क्या करते हैं? कीड़े मार अद्वियात का, केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। उसका क्या नतीजा निकलता है कि बहुत ज़्यादा हम खून की कमी का शिकार होते हैं जब वो वाली खुराक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक पैकिंग, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है, वो फ़ज़ा की आलूदगी का बायस बनता है, क्योंकि वो धुआं आपको पता है ना फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो जाता है, तो वो हमारे लिए फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनता है। समझ तो आपको आ गई होगी, और यकीनन बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब आप जल्दी से कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी, और पढ़ाए गए सबक के अहम निकात बताने हैं आपने। ठीक है, अगर वक्त है तो लिख लीजिए, वरना ज़बानी बता दीजिए, लेकिन जमात के उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखिए। हाथ खड़ा कीजिए और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए बताइए। वीडियो को रोके, ये सरगर्मी करें ताकि हम अपना सबक अगले हिस्से में जारी रखें। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल होगी, उसके बाद है जी ग्रोही सरगर्मी, और ग्रोही सरगर्मी में आपकी मुअल्लिमा आपको चंद ग्रोहों में तकसीम करेंगी। ग्रोह का एक सरबराह बनाया जाएगा और उसे आलूदगी एक जहर के उन्वान पर तकरीर तैयार करने का कहें। बाकी तलबा उसकी तकरीर सुनेंगे और उसके अहम निकात तहरीर करेंगे, क्योंकि यही हमारा आज का मकसद तदरीस है कि किस तरह से आपने किसी भी तकरीर को सुनना है, उसके अहम निकात उसको गौर करना है, और उसके जो अहम निकात हैं उनको आपने दर्ज करना है। तो वीडियो को रोक के ये ग्रोही सरगर्मी करें ताकि हम अपना मश्क का काम कर सकें। जी यकीनन आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। आप देखते हैं कि हमारे आज के सबक का मश्क का मुतल्लिका हिस्सा कौन सा है। सवाल नंबर 1, सबक पढ़कर मुअल्लिम या मुअल्लिमा के पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाबात दीजिए, जिसमें पहला सवाल कि सबक में आलूदगी की कितनी अक़साम पर बात की गई है, और झैल में दी गई तस्वीर देखें और बताएं कि कौन सी अशिया की आवाज़ें आलूदगी का बायस बनती हैं, और आबी आलूदगी से जानवर किस तरह मुतासर हो रहे हैं। फिर आपकी दरसी किताब का ही सवाल नंबर 5 है, वालिदैन की मदद से 5 ऐसी बीमारियों के नाम लिखें जो आलूदगी के बायस तेज़ी से फैल रही हैं। सवाल नंबर 2, जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, इसको भी आप अभी मुकम्मल करेंगे। मुख्तसर सा सवाल है, सबक आप पढ़ चुके हैं और इसको आप किताब पर कर सकते हैं। ठीक है, आज इस सबक को पढ़ने के बाद इर्द गिर्द गौर कीजिए कि हमारे इर्द गिर्द आलूदगी की कितनी अक़साम मौजूद है, हम आलूदगी की किन अक़साम का शिकार हैं और किस तरह हम उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आज का घर का काम होगा। आपने ऐसी तमाम अक़साम जो आप महसूस करते हैं, आपके माहौल में मौजूद हैं, उनको तलाश करना है और लिख के लाना है। ठीक है, आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें सवाल नंबर 1 है, आलूदगी की ऐसी वजूहात लिखें जिनका जिक्र सबक में नहीं किया गया, और सवाल नंबर 2 है, मश्क में दी गई नज़्म के हर बंद को 3-3 जुमलों में बयान करें। ठीक है, ये हमारा आज का काम था। यकीनन आप लोग इसको अच्छे से समझ भी चुके होंगे और मुकम्मल भी कर लेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।